अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज हम बात करने जा रहे हैं अहम तरीन सियासी और आइनी मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में जारी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत अब पीर को हो रही है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने खिलाफ दायर किए गए सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया है। नई डेवलपमेंट आप सब जानते हैं, हुकूमत के सबसे अहम कानूनी सतून अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर को इस्तीफ़ा देकर भागने पर मजबूर कर दिया गया है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ इल्ज़ामात में पेश रहे हैं, मगर अब इस्तीफ़ा देने के बाद उनका ये कहना है ये सब कुछ वज़ारत कानून में वज़ीर कानून फ़रूग नसीम की ज़ेर निगरानी तैयार हुआ था। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो काबिल एतराज़ और नाकाबिल इशाअत इल्ज़ाम लगाया था फुल कोर्ट पर कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों ने मदद की है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की आइनी दरख्वास्त को तैयार करने में, वो इल्ज़ाम से मुतल्लक़ भी हुकूमत आगाह थी और जो मुतल्लिका जो हुक्काम थे उनको मालूम था, जबकि हुकूमत कह रही है ये सब कुछ साबिक़ अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर का एक ज़ाती इक़दाम था जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर नुकसान हो चुका, डैमेज हैज़ बीन डन। नए अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद उनको तैनात कर दिया गया है। अब पीर को जब समाअत होगी तो सब नज़रें नए अटॉर्नी जनरल पे हैं, क्या वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस की हिमायत करेंगे, उसकी सपोर्ट करेंगे जैसा कि उनके पेशरो कर रहे थे या नहीं। मगर बैरिस्टर खालिद जावेद जो हैं उनके हवाले से ये ख़बरें भी आम हैं कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की सरेआम मुखालफत भी की और उस रेफरेंस को चैलेंज करने के हवाले से कानूनी मुशावरत का भी हिस्सा रहे। तो एक तकनीकी एतबार से शायद अब हुकूमत पाकिस्तान के पास उस रेफरेंस को वापस लेने के अलावा कम ही कोई और दूसरा ऑप्शन बचा होगा। इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे दाएं हाथ जनाब अफसार आलम सीनियर सहाफ़ी और पेमरा के साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं और तजज़ियाकार भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। कयूम सिद्दीकी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके नज़दीक पीर को क्या होने जा रहा है? आप समझ रहे हैं कि जो नए अटॉर्नी जनरल हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस में हुकूमत की या उस रेफरेंस की हमायत नहीं करेंगे? देखिए मतुल्लाह जान, पहली बात तो ये कि हुकूमत की तरफ से जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से एक दरख्वास्त आ गई कि हमें 3 हफ्ते का वक्त दें नए अटॉर्नी जनरल के आने का। और वैसे भी इस मुकदमे में अगर नए अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने आर्गूमेंट देने हैं तो पिछले 6 माह की जो प्रोसीडिंग्स है, रेफरेंस के अंदर जो कुछ लगा हुआ है और जो डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है वो सारा पढ़ने के लिए उनको वक्त भी चाहिएगा। अगर वो ये इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि वो प्रोसीड करेंगे, लेकिन मेरी जो इतलात हैं और जो मेरी बातचीत मुख्तलिफ जगह पे हुई भी है उसके मुताबिक खालिद जावेद ख़ान साहब की जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ओहदा संभालने से पहले जो शराइत थी उनमें से एक शर्त ये भी है, जहाँ वो एक इंडिपेंडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफिस बनाना चाहते हैं इसको, और ये बड़ा सुनहरी मौका है कि इस वक्त अगर अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की सूरत इख्तियार कर ले तो इस पर खालिद जावेद ख़ान साहब को मुबारकबाद के बाद पहला काम ये करना चाहिए। शर्त क्या है? शर्त उनकी पहली जो शर्तें हैं मुख्तलिफ, उसमें एक पहली शर्त यह थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस के अंदर या तो उसको विड्रॉ किया जाए या फिर जो है वो इसके अंदर उनकी मावनत नहीं कर सकेंगे। उसके लिए फिर हो सकता है हुकूमत को कोई प्राइवेट काउंसिल करना पड़े या किसी और दूसरे को ये जॉब अगर वो कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। दूसरा जो है इस मुलाकात जो कि प्राइम मिनिस्टर और खालिद जावेद ख़ान की हुई थी कुछ हफ्ते पहले, उसमें उनका प्राइम मिनिस्टर का जो एम्फेसिस था वो ये था कि जो मुख्तलिफ माली मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, अब उसमें एक सबसे बड़ा मामला तो GIDC का था, तकरीबन 400-500 अरब रुपए का मामला है, वो तो मुकदमा उसके अंदर आर्गूमेंट्स के बाद जजमेंट रिजर्व हो गई भी है। तो अब और भी बाकी मामलात होंगे। और दूसरी एक और बात भी है, मेरा ख्याल बड़ी सोच समझ के की गई है कि जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं उनका ताल्लुक भी कराची से है और अब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान जो हैं उनका ताल्लुक भी कराची से है, और मेरा ख्याल वज़ीर कानून भी वज़ीर कानून भी हैं, लेकिन वज़ीर कानून और खालिद जावेद ख़ान जो हैं ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर हैं।
तो वजारत कानून की वो इंटरफेरेंस अब नहीं हो सकेगी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जैसा कि माजी में होती रही। लेकिन जहाँ तक आपकी बात ये है ना कि ये तो जो आएंगे तो क्या करेंगे वो तो भी देखना होगा, लेकिन जो कर गए हैं पिछले अटॉर्नी जनरल वो देखने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इस मामले पे अब ना लॉ मिनिस्टर से ही बात कर रहे हैं और ना ही अटॉर्नी जनरल साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर खान। चलिए इस पे भी हम आएंगे जो पहले हो चुका है। अब सार आलम, ये जो अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा देना है और सुप्रीम कोर्ट से अगर जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस का कोई अंजाम नहीं होता या हुकूमत ये रेफरेंस वापस लेती है तो ये सियासी तौर पे कितना बड़ा धचका होगा आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, धचका तो बहुत बड़ा है और उसकी मैं इसमें कहूँगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत अरसे बाद ऐसा महसूस हुआ है कि जो अदलिया जो आज़ाद अदलिया हम चाहते हैं और जिसमें बार और बेंच का एक आपस का ताल्लुक़ होता है और जिससे अदलिया जो है वो आज़ाद रहती है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक सामने आया है। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने और वकीलों ने ख़ास तौर पे आबिद साकी साहब ने वो बहुत उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया है। पहले अमजद शाह साहब मतलब कि सारी जो है जब काजी फायज ईसा के खिलाफ ये हुआ तो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने भी और आबिद साकी ने भी, तो इन दोनों ने बहुत ये मेरा ख्याल में ये तारीख़ में एक अच्छा जेस्चर के तौर पे याद रखा जाएगा कि जब जुडिशरी को ज़रूरत है आज़ाद होने की रहने की, उसमें उन्होंने अपना वज़न सही पलड़े में डाला है। तो मेरा ख्याल अब उन्होंने जो डिमांड किया फ़रोग नसीम के इस्तीफ़े मुस्ताफ़ी होने का, तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर ये ऐसे नहीं बात जाएगी क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, तमाम वकला को वो रिप्रेजेंट करती है। और उन्होंने अगर डिमांड किया है और अपने एक वकील साथी का डिमांड किया तो ये भी नहीं है कि जी बाहर से किसी ने दबाव डाला है वकीलों के ऊपर या कुछ है। तो वो जैसे अनवर मंसूर ने भी इज़्ज़त की पाकिस्तान बार काउंसिल की स्टेटमेंट की और स्टेटमेंट की बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि फ़रोग नसीम साहब भी वज़ीर कानून हैं और कानून में ज़ाहिर है कानून की पाबंदी वो भी करेंगे। और अगर वो उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और उन्हें राइटिंग उनसे उन्होंने मुतालबा किया है मुस्ताफ़ी होने का, तो उन्हें करना चाहिए। आबिद साकी साहब का जो स्टेटमेंट आया जिसके अंदर उन्होंने एक्स अटॉर्नी जनरल मंसूर खान की इस बात को अप्रिशिएट किया कि वो अपने भाइयों और साथियों के साथ आगे खड़े हुए। बिल्कुल। अच्छा, समझ और जो सियासी है नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है वो मज़ीद मजरूह हुई है और ये तासुर मज़ीद गहरा हुआ है कि ये हुकूमत नाअहल है और नालायक है और ये बग़ैर सोचे समझे मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के महाज खोले जा रही है और जो हमारी रियासत के इंतहाई अहम सतून है, सही वाले सतून जो हैं वन बाय वन उनके साथ ये पंगे कर रही है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और उस वजह से जो पूरा रियासत का निज़ाम है वो मफलूज हो चुका है। तो ये तासुर मज़ीद गहरा हुआ है और ये ज़ाहिर है ये जो मौजूदा सियासी एक गैर यकीनी की कैफियत है उसमें मज़ीद इजाफा करेगी। अब सर ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है, हमारी अदलिया की आज़ादी बज़ाहिर ख़तरे में है, वो हमले की जद में है, तो जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट है, जो अपोजिशन जमातें हैं, क्या वो मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं? उनकी खामोशी क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना पार्लियामेंट मुस्बत किरदार इसमें अदा कर पाई है, ना ही अपोजिशन जमातें इसमें कलेक्टिवली या इंडिविजुअली इसमें मुस्बत किरदार अदा कर पाई हैं। और जो मैंने जमहूरियत में अपोजिशन भी उतनी ही आम होती है जितनी हुकूमत होती है, तो अपोजिशन को और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है और वो इन तमाम जो पिलर्स हैं स्टेट के उसमें सबसे जो बड़ा पिलर है वो पार्लियामेंट है और वो अपना बड़े होने का रोल अदा नहीं कर रही, वो फेलियर है। वो उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए और उन्हें हर चीज़ जो है वो बजाय उसको पास किसी और को देने के उन्हें चाहिए कि अपने पास बॉल को रखें और इस गेम में जो रियासत को चलाने का निज़ाम है उसमें अपना से भी रखें, अपना स्टेक भी रखें। अच्छा कयूम सिद्दीकी, अगर हुकूमत सदर की तरफ से ये ख़त जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जैसे उन्होंने पहले हदायत की जुडिशल काउंसिल को कि आप इंक्वायरी करें, तो अब अगर सदर ये हदायत करते हैं कि आप इस इंक्वायरी को रोक दें या ये रेफरेंस वापस भेज दें, तो जुडिशल काउंसिल जो है ज़ाहिर बात है फैसला जुडिशल काउंसिल का होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का तो नहीं होगा क्योंकि वो तो आइनी मामलात को देख रही है। तो अगर ये रेफरेंस जुडिशल काउंसिल वापस भेज देती है
तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है? क्या ये इन्फेक्शस नहीं हो जाएगा, ये मामला सारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है फैक्ट्स के हवाले से कोई बदनीति हुकूमत की उससे मुतल्लिक़ फ़ैसला देने की बजाय सिर्फ लॉ पॉइंट्स को सेटल कर दे और सर्वेलेंस के हवाले से कोई लॉ पॉइंट्स के जवाब दे दे और इसमें हुकूमत की फेस सेविंग भी रह जाए? अच्छा, इस हवाले से जो मैं आपको बताऊं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे जो जानने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई लीगल फर्टिनिटी के अंदर, इधर या उधर से, तो वो कह तो ये रहे हैं कि हम ये विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, फ़र्ज़ बिल महाज से फ़र्ज़ कि हुकूमत ये सोचती है कि ये जो एक टेंशन क्रिएट हो गई है बज़ाहिर तौर पे उसको कूल डाउन किया जाए, तो हम ये करते हैं कि इसको वापस लेने की बात जो है वो शुरू करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, ये रेफरेंस जो है ये भेजा है सदर पाकिस्तान ने। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि वो वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मैंने पढ़े, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो वापस लेने की भी बात करते हैं तो वो वापस किस बुनियाद पे लेंगे? देखें, रीज़न तो बतानी पड़ेगी। पहले आपने आला अदलिया के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग मेंबर एक जज को आपने चौक के अंदर और सरे राह जो है वो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए और उसमें पूरी स्टेट मशीनरी को आपने इस्तेमाल किया। ये तो केस ही किसी और तरफ चला जाएगा। ये ना जाए मानंद ना पाए मानंद, या पंजाबी में कहना है वो कोड के लिए जो निगली जाए ना उगली जाए। ये रेफरेंस जो है ये इसकी अपनी रिपरकशंस होंगी और मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा की पिटीशन के अंदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी अब ये देखें कि बात अब सब सरेआम हो रही है। साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया कि रेफरेंस की तैयारी बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने की है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वकील हैं, रिव्यू भी दाखिल किया उन्होंने और उसमें वो उन्होंने पेश भी होना है। तो अब लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो उन्होंने छोड़ के और फिर उधर आए थे, अब दोबारा लॉ मिनिस्टर हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के साथ जो है मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा दिनों में ये कंफर्टेबल रहेंगे। अगर अटॉर्नी जनरल ने इंडिपेंडेंटली वो किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आज ये वापस नहीं लेते हैं या फ़र्ज़ करें जस्टिस काजी फाइज़ की आइनी पिटीशन जो है वो इस बुनियाद पे कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए और डिसमिस कर दी जाती है, तो ये मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा और जो रिकॉर्ड और सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ये इतना जिसको कहते हैं ना भारी मवाद आ चुका है कि उसके बाद इस रेफरेंस की बचते नजर नहीं आती। कहते हैं अगर सदर रेफरेंस वापस लेने की बात करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, जो 10 रुकनी बेंच है, वो पाबंद नहीं है सदर की हिदायत का। जुडिशल काउंसिल पाबंद हो सकती है लेकिन ये 10 रुकनी बेंच पाबंद नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि जुडिशल काउंसिल भी पाबंद है। जुडिशल काउंसिल ने क्या करना है कि उसने इस रेफरेंस के हवाले से अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजनी होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये मे रिमूव ही मे और ही मे नॉट, वो ये ओपिनियन, हाँ ये बात है ना कि इसके ऊपर हम मजीद आगे नहीं जा सकते। मतीउल्लाह जान साहब फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मतीउल्लाह जान साहब फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रूल 13 है कि अगर आपने गलत झूठा इल्ज़ाम लगाया तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप देख लेंगे इसमें कितनी चीजें वो हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और दूसरी झूठा तो तब होगा ना कि जब जुडिशल काउंसिल में फाइंडिंग आ जाएगी ये झूठा था सच्चा था। अगर फाइंडिंग नहीं आएगी तो फिर उस पर कोई राय नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट। मेरा नहीं ख्याल है कि ये मामला जो है ना हुकूमत को कोई रीजन तो देनी पड़ेगी कि हमने क्यों वो जो जासूसी गलत काम किया था, जासूसी करते रहे जजों के, उस हवाले से उन पे सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच शायद कोई ये मैं कहता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ले भी लें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट एक 184(3) के नीचे कॉग्निजेंस ले चुका है। मतीउल्लाह जान साहब, पुलों पे के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया है। ये अगर रेफरेंस वापस लेके और इसके बाद इन ऐसे अफराद जो कि जिम्मेदार हैं इस सारे प्रोसेस को इनिशिएट करने में, इसके अंदर शामिल, उनको अगर तंबीह ना की गई तो फिर इसका मतलब है कि अदलिया अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारेगी और कहेगी कि हाँ आओ हमारे बच्चों की, हमारे अहलियों, बेगमा, उनकी एक गैर कानूनी तौर के ऊपर सर्वेलेंस और उनको एक हरास करने का अमल जो है ना वो उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ये बड़ा मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक और डिफाइनिंग मोमेंट है जिसमें खाली इन्होंने जैसे कहा तंबीह की जाएगी कि नहीं, ये अहम नहीं है। ये बहुत सीरियस इशू है। एक पूरी वफाकी हुकूमत, फेडरल कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक रेफरेंस वफाकी वज़ीर कानून के कहने पे बनाया बकौल
साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान के कि उन्होंने कहा रेफरेंस बनाया जाए, और वो रेफरेंस प्रेसिडेंट को गया। प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी विजडम भी शायद एक्सरसाइज की अगर थी, तो वो करने के बाद उन्होंने वो भेजा एक 10 मेंबर बेंच के पास गया, सॉरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, और वहाँ से अब ये आ गया है 10 मेंबर बेंच के पास। अगर इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, ये हुआ हुकूमत और सदर के 2 इदारों ने ये अपना काम कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना माइंड उस पर दे दिया कि वो किधर खड़े हैं। अब ये सारी सुप्रीम कोर्ट बार ने भी और उन्होंने डिमांड किया कि इसको जी वापस बिल्कुल नहीं, ये गलत बात बिल्कुल, है। और उस पे अब ये बॉल जो है ना ये अदलिया के कोर्ट में है और 10 मेंबर ऑनरेबल बेंच की कोर्ट में है कि वो इस पे कैसे क्या करते हैं। क्योंकि अगर तो उन्होंने इस पे आंखें बंद कर ली, जिसमें इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि जजों की जासूसी की गई, उनकी फैमिली की जासूसी की गई, और भी शायद अभी भी की जा रही हो, या और अभी जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो उनके इल्म में है कि जी। कोई जज जो हैं जैसे काजी फाजिसा की दरख्वास्त की तैयारी में मदद देते रहे, तो ये भी किसी जासूसी का ही नतीजा होगा ना, ये मालूमात और जी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात अगर कोई हुआ हो ऐसा, और वो जितना जिसे कहते हैं कटा खुल गया है, उसके बाद अगर वो बुनियादी रेफरेंस वापस लेके अगर अदलिया भी इसको लेपापोती करके बंद करना चाहती है, तो फिर लोगों के ज़हनों में सवालात आएंगे कि ये क्यों इतना अदलिया जो है, जैसे मैंने पार्लियामेंट का जिक्र किया, पार्लियामेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पिलर तो अदलिया है, और इन अ वे मोर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हर कोई अपने फैसले के लिए, पार्लियामेंट भी, ब्यूरोक्रेसी भी और मीडिया भी, जो दूसरे पिलर हैं, वो अपने फैसलों के लिए अदलिया के पास जाते हैं। तो अगर अदलिया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस वक्त इस इशू पे, जबकि तमाम जो बार्स हैं और जो एसोसिएशंस हैं वो अदलिया के साथ खड़ी हैं और वो चाहती हैं कि जजेस के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है वो ख़त्म हो, तो फिर अदलिया को, इस बेंच को इस इशू पे कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला करना पड़ेगा जो मुस्तकबिल के लिए इसकी पेशबंदी की जाए। मगर तो आपने आपको याद खुद होगा कहा- कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने भी एक फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जजेस की कोई जासूसी की, और उन्होंने एफिडेविट लिया था, आपको याद होगा, एफिडेविट लिया था कि वो उस इदारे का सरबराह जो है वो जिम्मेदार ठहराया उनका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया था बहुत से बंद कर दिया था, फिर अलावा और भी ठीक है, वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस बेंच ने वो देखना है कि क्या उस फैसले पे की खिलाफ वर्जी हुई है और क्या मजीद कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं जिसपे ये बेंच फैसला देगा। बहुत शुक्रिया। देखिए मतीला जान, इसमें एक और चीज़ भी है ना, जो ये बात कर रहे थे ना, उसको मैं सेकंड करूंगा। देखें अब हमने माजी करीब के अंदर देखा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से, अदलिया ने अपने एक जज जो हैं वो शौकत सिद्दीकी साहब, उनको एक मुबैना सिर्फ तकरीर के ऊपर बरतरफ कर दिया। फिर हम देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के केस के अंदर सज़ा दी गई, जो दुनिया की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मरतबा किसी डिक्टेटर को सज़ा दी गई, ठीक है, सज़ाए मौत दी गई। अब उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक जज के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया। मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर हुकूमत ने एक जज के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है तो हुकूमत को उसको जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर जज जो है वो करप्ट है तो ये और बड़ा नुकसान होगा। तो इस मामले को इधर या इधर होना चाहिए, पता लगना चाहिए, ये मुकमकानी होना चाहिए। या तो अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गलत इकदाम किया है तो ये मामला उनके पीयर्स के पास है, उनके पीयर्स को उसके ऊपर इकदाम लेना चाहिए। लेकिन अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा बेगुनाह है, मासूम है, तो फिर बेगुनाह और मासूम अदलिया को मलाइन करने के हवाले से फिर उन लोगों को सजा जरूर देनी चाहिए। ये बैन नहीं होना चाहिए। मगर एक सवाल ये है, जो असल इशू है, जो कि सर्वेलेंस का इशू है और जो जासूसी का इशू है, आपके ख्याल में वो अहम नहीं है? मती साहब, बहुत अहम इशू है। अब इस पे कंसेक्टिवली 3-4 जज हैं। आप ये कह रहे हैं, देखें बेनजीर भुट्टो की हुकूमत, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं ना कि अगर कुछ गलत किया है तो फिर सबूत देने चाहिए। वो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करेगी तो सबूत आएंगे ना, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो कहाँ से सबूत आएंगे? मतीउल्लाह जान साहब, ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें सामने आई हैं। आप चाह रहे हैं कि पहले क्या हो? मैं कह रहा हूं कि इसको चाहे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच इसका फैसला करे, इसका फैसला होना चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग इस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि ये हुकूमत को वापस ले लेना चाहिए। तो आपके ख्याल में मीडिया के लोग वो क्या इस इदारों को मजबूत करने की बात करें, ये मुकमुका प्रमोट करके, या इसकी क्या वजह, कौन है इसके पीछे?
देखिए मैं भावता हूँ इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, और उसकी बुनियाद जो है वो होती है कि भाई अब जैसे खालिद जावेद खान है, इनकी एक कंडीशन थी इस रेफरेंस के हवाले से। लीगली अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये प्रोसीडिंग चलेंगी तो अटर्नी जनरल ने प्रोसिक्यूट करना है ना, और यहाँ पे भी अटर्नी जनरल अंडर नोटिस हैं, तो वो जान नहीं छूट सकती है उसके बगैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सदीकी और अफसार आलम। मुख्तसरन ये कि इस मामले का भी एक हल है, हर मामले का हल है। बैरिस्टर खालिद जावेद जो नए अटॉर्नी जनरल हैं, शायद वो इस मामले में एक नया ओपिनियन वफाकी हुकूमत को दें और कहें कि उनकी राय में रेफरेंस नहीं बनता। ऐसी सूरत में वज़ीर कानून फ़रोग नसीम को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना होगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर जो AROU के सरबराह हैं, जिन्होंने ये सारी गैर कानूनी सर्वेलेंस की बुनियाद पे रिपोर्टें इकट्ठी की, उनको इस्तीफ़ा देना होगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर को एडवाइस करके वो जुडिशल काउंसिल से इस पर मज़ीद इंक्वायरी रुकवा के और रेफरेंस वापस भी ले सकते हैं। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी जज जो हैं सिर्फ सर्वेलेंस के आइनी मामलात पर ही अपनी राय दे सकते हैं, और हो सकता है उसमें हुकूमत को बदनीयत करार न दिया जाए। इसमें शायद सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, मगर फिर आइंदा के लिए कुछ ज़रूर ऐसी मिसाल बन जाएंगी कि किसी जज के जासूसी शायद ना हो सके। और फिर उसके बाद जो मुक्तदर हल्के हैं, जो पावर गेम है, उसमें वो गेम जारी रहेगी और ख़त्म नहीं होगी। का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाफजा के कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है आप उसको नाहिल करार दे देते हैं। 22 करोड़ अवाम ने जो इस बंदे को इलेक्ट किया और वो सारा कुछ था, सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर किसी ने जरा सी लबकुशाई की तो आपने उनको तौहीन अदालत के अंदर सजाएं दे दी हैं। मतलब आप बताएं ना कैसे लोग फिर कहेंगे कि देखें अपने जज की तरफ बात आई तो जो है वो सर्विलेंस और इंटेलिजेंस और जो है ना उसके ऊपर सवाल मेरे ख्याल में बहुत जब ये सारा कुछ हो गया, बहुत सारे सवाल विटनेस क्रिएट होगी, बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। और चाहे हमारी अदलिया अपनी आज़ादी का मुजाहरा कर रही है तब भी सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, चाहे हमारी अदलिया दबाव के अंडर आके कोई फैसले कर रही है तब भी सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे। असल अहम चीज़ यही है कि सवाल उठने चाहिए, मगर ये सवाल जेन्युइन हो, किसी साजिश का नतीजा ना हो, किसी ट्रॉल्स की फ़ौज की कोई मिशन इम्पॉसिबल ना हो। और ये सवाल उठाने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, अदलिया के अंदर, मीडिया के अंदर, किसी और जगह पे नहीं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।